नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम हैं और कंप्यूटर से क्वेश्चन उसमें पूछे जाने हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप अपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपी ग्रुप 4 के नाम से। तो वहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में जो प्रैक्टिस सेट है दोनों ही आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और जितना क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पर जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का संयोजन हमें देखने को मिलता है। अगर मुझे परसेंटेज साइन बनाना है तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी की जो है वो साथ में दबानी पड़ेगी। शिफ्ट प्लस 2 अगर मैं दबाता हूँ तो इसमें मुझे क्या देखने को मिलेगा। शिफ्ट प्लस 2 से जो है वो @ देखने को मिलता है। शिफ्ट प्लस 4 की बात की जाए तो इसमें जो है वो डॉलर का साइन देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए शिफ्ट प्लस 8 जो है वो इसमें साइन किसका देखने को मिलता है, इसमें जो है वो स्टार का साइन देखने को मिलता है जिसे एस्टेट बोलते हैं। और शिफ्ट प्लस 5 में हमें जो है वो परसेंटेज का साइन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा शिफ्ट प्लस 5। अगर आप शिफ्ट प्लस 5 दबाते हो तो हमें जो है वो परसेंटेज का साइन देखने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको कीज बता चुकी हैं। कीबोर्ड में जो है वो 104 की हमें देखने को मिलती हैं और इसमें भी अलग अलग टाइप की हमें की जो है वो देखने को मिलती हैं। यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक की हो गई, न्यूमेरिक की हो गई, ठीक है ना, मॉडिफायर की हो गई, नेविगेशन की हो गई, बात की जाए तो लॉक की वाली होती हैं। तो ये सब जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फंक्शन की हो गई जो कि F1 से लेकर F12 तक जो है वो फंक्शन की देखने को मिलती हैं। तो सभी की सभी जो है ये इम्पोर्टेंट है और शॉर्टकट की हमेशा से ही जो है वो पूछी जाती हैं। तो शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वेब पेज लिखने के लिए हमें जो है वो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। हमें वेब पेज डिज़ाइन करना है तो हमें जो है वो यूआरएल का यूज करेंगे या फिर एचटीपी का, एफटीपी का, या एचटीटीपी या एचटीएमएल का। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वेब पेज से ही वेबसाइट का निर्माण होता है। बहुत सारे वेब पेज मिलके जो है वो एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं और एक एक वेब पेज जो है वो हमें एचटीएमएल में जो है वो देखने को मिलता है अगर एचटीएमएल में हम निर्माण करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा एचटीएमएल का फुल फॉर्म की बात की जाए एचटीएमएल तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको याद रख लेना है। वहीं बात की जाए यूआरएल से भी क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। यूआरएल जो है यह वेबसाइट जब हम इंटरनेट से संबंधित होता है, जब हम कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो है वो यूआरएल हमें यूज देखने को मिलता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके जितने भी मैं यहाँ पर फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो सब आप याद रखिएगा। यूआरएल की बात की जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और एफटीपी की बात की जाए तो इसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब भी हम कोई इंटरनेट से फाइल कोई अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ये वहाँ पर यूज होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और एचटीटीपी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है सिक्योर। तो ये सभी के सभी आपको याद रख लेना है। हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कब जारी किया गया था। 1956 में, 1966 में, 1972 में या 1978 में। तो ये है, अगर आपने जनरेशन पढ़े हुए हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है, जनरेशन से ये क्वेश्चन है और जनरेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए एक बार फिर से हम जो है यहाँ पर एक रिवीजन कर लेते हैं जनरेशन के बारे में। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो हमें क्या देखने को मिलता था, वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था, वैक्यूम ट्यूब।
और ये 1940 से लेके नहीं 1950 55 56 55 याद रखिएगा, 55 तक जो है वो हमें वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता था। सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो सेकंड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलते थे, ट्रांजिस्टर देखने को मिलते थे, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो 1956 से लेके 1964 जो है इसका टर्म याद रख लेना है। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें जो है वो आईसी चिप देखने को मिलती थी, आईसी चिप। तो आईसी चिप 1965 से बात की जाए तो 1965 से 70 तक याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है वो इसका जनरेशन देखने को मिलता था, थर्ड जनरेशन। और हमारा जो फोर्थ जनरेशन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है वो हमें माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता था, प्रोसेसर देखने को मिलता था, जो कि 1971 से लेके 19 अभी देखिए अभी जो है वो एआई चल रहा है तो 1984 याद रखिएगा। 5 का टर्म याद रख लीजिएगा, जैसे कि शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता तो 1940 से 55 यानी 15 साल इसका याद रखिएगा। देन उसके बाद जो है वो 10 साल के करीबन दूसरा टर्म याद रखिएगा, फिर 5 साल याद रखिएगा, और फिर 5 साल। और अभी बात की जाए तो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन। तो 1985 से अभी तक की बात की जाए तो इसमें जो है वो एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गए, तो ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ से 5। तो ये जनरेशन आपको सभी की सभी याद रख लेना। अब हमसे यहाँ से पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमें देखने को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिरीफिसी लॉगरिथमोरम कैनिनिस डिस्क्रिप्टियो नामक पुस्तक जो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेगा, आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो आप याद रखिएगा ये एक बुक है, ठीक है ना। तो जो कि ये कब लिखी गई थी ये पूछा गया है, तो 1614 में, 1610 में, 1609 में, या 1605 में। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1614, ठीक है। 1614 में जो है ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रिलेशनल एक संबंध परक डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी निर्देशात्मक अखंडता प्रतिबंध को किसकी सहायता के साथ स्पेसिफाइड किया जाता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, या नन ऑफ दी अबव। देखिए हमें एक संबंध परक डेटाबेस में निर्देशात्मक अखंडता प्रतिबंध किसकी सहायता से जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये हमें अगर कोई दो डेटाबेस हैं और हमें जो है वो इसको एक स्पेसिफाई करना है, ठीक है ना, तो हमें वहाँ पर फॉरेन की ज़रूरत पड़ेगी, दो जो है वो टेबल्स को जो है वो हमें कनेक्ट करने के लिए। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा हमारा फॉरेन की। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये डेटाबेस से संबंधित प्रश्न है। तो डेटाबेस से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं जो है वो ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को करना भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईआर यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए ईआर डायग्राम जो है वो उसमें कुछ सिंबल होते हैं और उन सिंबल का मतलब रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईआर डायग्राम में, बाकी और से नहीं पूछे जाते। इलिप्स का मतलब क्या होता है, डबल रेक्टेंगल हो गया, डबल लाइंस हो गया, हेक्सागन हो गया। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हम ईआर डायग्राम में हमें देखने को नहीं मिलता है। इलिप्स मिलता है, डबल रेक्टेंगल देखने को मिलता है, डबल लाइन देखने को मिलती है, लेकिन हेक्सागन हमें वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है वो, जैसे कि रेक्टेंगल देख रहे हो, इसका मतलब होता है एंटिटी, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब होता है एंटिटी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है वो एक तरीके से डायमंड का साइन है, ये डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड। तो इसका रिलेशन
मतलब होता है। यहाँ पर ये एलिप्स देख रहे हो तो इसका एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर ये डबल हो गया, डबल रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है डबल रेक्टेंगल, तो बीक एंटिटी हो गया। ठीक है, यहाँ डबल डायमंड हो गया तो बीक एंटिटी रिलेशनशिप, तो रिलेशन था बीक हो जाएगा, डबल लगा है मतलब बीक है। तो और जैसे ही यहाँ पर एलिप्स हो गया तो एट्रीब्यूट हो गया, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा इसका। लाइन हो गया तो की एट्रीब्यूट्स हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंपोज एट्रीब्यूट हो गए। तो ये जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ ले जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से किस कमांड का उपयोग संबंध आरेख यानी रिलेशन स्कीमा को हटाने के लिए किया जाता है जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हमें जो है वो रिलेशन हटाना है या डिलीट ही करना है उसको, तो हमें किस कमांड का यूज करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर में जो है वो चीज़ें डेटाबेस से संबंधित अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिए अपडेट के लिए हम अपडेट का कहाँ पर यूज़ करेंगे, कोई भी पहले से टेबल्स बनी हुई है और हमें वहाँ पर अपडेट करना है किसी भी वैल्यू को, तो उसके लिए अल्टर भी एक तरीके का अपडेट ही होता है, यानी पहले से बनी हुई टेबल्स में। ठीक है, अपडेट हम पहले से बनी हुई टेबल है लेकिन उसमें अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है तो वो उसमें अपडेट होगा। अल्टर हम कहाँ पर करते हैं, पहले से बनी हुई टेबल है, कोई वैल्यू उसमें दी हुई है हमें, और उस वैल्यू को हमें दोबारा से जो है वो अपडेट करना है। मान लो किसी की उम्र जो है वो 25 साल है, अब 5 साल बाद वो टेबल अपडेट करना है हमें, तो 25 से अब 30 साल हो गई है, तो उसमें हम अल्टर का यूज करेंगे। ड्रॉप इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल ड्रॉप जो है वो हमें हटाने के लिए यानी डिलीट करने के लिए जो है यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों और बाधा संसाधनों को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कोड को क्या कहा जाता है। मिसलिनियस एक्टिविटीज़ हो गई, हैम्पर रिसोर्सेस हो गए, और कंप्यूटर्स में वो हमें जो है वो एक तरीके से बाधा पहुंचा रहे हैं कोई काम करने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे। वायरस बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे, या इंटरनेट बोलेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर हमें कोई कंप्यूटर्स में कोई काम कर रहे हैं और उसमें जो है वो गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो वो हमें किसके वायरस की वजह से जो है हमें देखने को मिलती है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा वायरस। ठीक है, वायरस जो है वो आंसर हो जाएगा। वायरस में आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रख लेना है वायरस का। ठीक है ना, वायरस का फुल फॉर्म क्या रहता है, वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस अंडर साइज। ठीक है, अंडर साइज, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रख लेना है। पहला वायरस जो था वो क्रीपर वायरस था, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला वायरस कौन सा था। पहला वायरस याद रखना, क्रीपर। ठीक है, और एंटीवायरस था रीपर, तो क्रीपर का ही जो है वो रीपर कर दिया गया था, वो जो कि एक एंटीवायरस था पहला, लेकिन पहला वायरस जो था वो क्रीपर। ये काफ़ी जो है वो पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा वायरस एक अलग एक्सटेंशन के साथ EXE फाइल के समान नाम रखता है। ऐसा कौन सा वायरस होता है जो EXE फाइल होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव जो फाइल्स रहती हैं उसके समान जो है वो अपने आप का नाम रख लेता है। वर्म वायरस कहेंगे उसको, बूट वायरस कहेंगे, या फाइल वायरस कहेंगे, या एक्सीडेंटल वायरस कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सीडेंटल वायरस, यानी डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, डी आंसर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो याद रख लेना है। और कभी भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव फाइल रहती है उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, तो EXE रहता है, या .exe लिखो मिल जाएगा आपको। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है, यानी इंटरमीडिएट के रूप में
यूजर हो गया और कंप्यूटर हो गया, इनके बीच में कौन काम करता है इंटरमीडिएट का। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर हो गया और आप हो गए, तो आपके बीच में कौन एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मैक्रोज, एंटीवायरस, एमएस ऑफिस या ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल इसका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं जब उसमें कंप्यूटर में, तो आप कैसे काम करोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कहा जाए तो हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, इसके बीच में काम करता है। या फिर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन काम करता है, तो ये भी दोनों ही तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है एक। अब ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक है, यूटिलिटी हो गई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, और ट्रांसलेटर हो गए, जिसमें असेंबलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, ये ट्रांसलेटर रहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में रहते हैं ये भी। तो ट्रांसलेटर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आप जैसे एमएस ऑफिस देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया, ब्राउजर्स हो गए, तो ये जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डीवीडी। तो डीवीडी की कैपेसिटी क्या होती है। आप यहाँ पर ये डीवीडी देख रहे हो, ये जो है इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। 40 MB रहती है, 50 MB या 60 MB या 4.6 GB। तो जो डीवीडी रहती है इसकी कैपेसिटी रहती है 4.7 GB। 4.7 GB जो है वो इसकी कैपेसिटी रहती है। अब इसमें भी देखिए सिंगल लेयर रहती हैं, डबल लेयर रहती हैं। नॉर्मली अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंगल लेयर का ही पूछा जाता है, तो इसका का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये तो होगी डीवीडी, जैसे सीडी होती है, तो सीडी की क्षमता क्या होती है, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, तो सीडी की होती है 700 MB, ठीक है, सीडी की हो गई। डीवीडी 4.7 GB, 7 GB हो गई, ओके, 4.7 GB हो गई। और एक होती है ब्लू रेज डिस्क, BRD जैसे बोलते हैं, ब्लू रेज डिस्क, तो इसकी ज़्यादा क्षमता रहती है, इसकी रहती है 25 GB, 25 GB जो है वो इसकी रहती है। और एक रहती है HVD, जिसे बोलते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, होलोग्राफिक टाइल डिस्क, तो इसकी क्षमता जो है वो और ज़्यादा रहती है। तो इसकी क्षमता करीबन जो है वो बात की जाए तो जैसे यहाँ पर ये 25 है, तो इसकी जो रहेगी 3.9 TB के करीबन रहती है, 3.9 TB, टेराबाइट जिसे हम बोलते हैं। और इसमें जो आप ये लेप देख रहे हो, ये किसका लेप रहता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लेप रहता है। और इसमें सेक्टर्स रहते हैं, ट्रैक रहते हैं, ट्रैक सेक्टर जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो स्कैन के माध्यम से जो है वो हमें यहाँ पर इसमें जो डेटा रहता है वो हम रीड कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में किस बार में कर्सर की वर्तमान स्थिति दिखाई देती है। MS वर्ड आपने कभी यूज किया है तो उसमें जो है वो कर्सर रहता है, और कर्सर जो है वो कहाँ पर है वो हमें कहाँ से पता पड़ेगा, लेआउट से पता पड़ता है, या टाइटल बार से, या स्टेटस बार से, या हॉरिजेंटल रूलर से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। अब इसमें आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर लेआउट दिया है, तो ये लेआउट तो जो है वो फॉर्मेट वगैरह हो गया, जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका लेआउट क्या है,
लेआउट में जो है वो आपको कौन सा लैंडस्केप हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, तो वो लेआउट देखने को मिलता है। टाइटल बार में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स है तो सबसे ऊपर जो टाइटल रहता है, जैसे कि मैं बात करूँ ये कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा तो यहाँ पर जो है वो टाइटल रहता है उस डॉक्यूमेंट का, भाई जिस नाम से जो है सेव करना रहता है वो देखने को मिलता है। स्टेटस बार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेटस बार तो वहाँ पर जो कर्जर है कहाँ पर है वो हमें देखने को मिलता है, कितने क्या वर्ड हैं सब जो है वो हमें स्टेटस बार में देखने को मिलता है, ठीक है। और हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, ये रूलर रहते हैं। हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, जिसमें हम जो है वो स्लाइड ऊपर नीचे करते हैं। तो आसान सा जो है वो ये प्रश्न था, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी श्रेणी में संख्याओं वाले सेल की संख्या की गणना के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। सेल की संख्या, कितने सेल हैं वो हमें किस फंक्शन के माध्यम से जो है वो पता पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सेल की बात की गई है तो याद रखना यह स्प्रेडशीट में जो रहती है यानी MS एक्सेल की बात की गई है, क्योंकि सेल हमें वहाँ पर ही देखने को मिलती है। तो इसमें फंक्शंस रहते हैं, क्वांट हो गया, क्वांट इफ हो गया, सम हो गया, सम इफ हो गया। तो हमें सेल की संख्याओं का गणना करना है तो हमें इसमें क्वांट का यूज करते हैं, ठीक है, काउंट का, सॉरी क्वांट बोल रहा हूँ मैं, काउंट का जो है वो फंक्शन का यूज किया जाता है, ओके। और जो सेल में मान लो कोई वैल्यू दी हुई है और उसका हमें सम करना है तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। सेल की गणना के लिए काउंट का यूज करेंगे, लेकिन सेल में जो वैल्यू होगी, मान लो एक वैल्यू है 4 है, किसी में 5 है, 6 है, तो उन सेलों की अगर हमें टोटल सम निकालना है तो उसमें हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। सम इफ हो गया तो हमें कंडीशन देना रहता है, इफ क्या रहता है, कंडीशन बताता है, तो वो कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई कंडीशन दे दी तो उन्हीं कंडीशन के आधार पर जो है हमें वहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, काउंट। कंप्यूटर में IPO का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर में पूछा गया है IPO का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। इनसाइड प्रोसेसर एंड ऑपरेटर्स, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट, प्रोसेस आउटपुट, या बात की जाए इंटरनल इंटरनल पर्सनल ऑपरेटर्स, या बात की जाए या इनपुट पर आउटपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए IPO का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है और ये कंप्यूटर्स में अगर आपसे पूछा जाए तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ये है कहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो ये उसी से संबंधित जो है वो हमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो है वो देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा CPU की कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। CPU में कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अब इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कंट्रोल यूनिट कार्य नहीं करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, रीड द कोड हो गया, इंस्ट्रक्शन द हार्डवेयर हो गया, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यक डेटा प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट का काम नहीं रहता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन दरअसल जो है ये किसका काम रहता है, यह रहता है ALU का, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बाकी के ये पढ़ना वगैरह और ALU को जो डेटा है वो प्रोवाइड कराना, ये सब जो है वो CPU की कंट्रोल यूनिट का काम रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही प्रिंटर का एक साथ उपयोग कर रहे हैं तो OS कैसे कार्य करेगा। भाई आपके पास एक से ज़्यादा यूजर्स हैं और एक ही प्रिंटर है। आपने देखे होंगे कई जगह जो है वो MP ऑनलाइंस की दुकान रहती है, वहाँ पर एक ही प्रिंटर रहता है लेकिन सिस्टम वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं।
प्रिंटर तो एक ही है लेकिन यूजर्स जो है वो बहुत सारे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओएस है वो कैसे काम करेगा। ऑप्शन ये है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ऑप्शन बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिंगल डेटा की अनुमति देता है। ऑप्शन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के डेटा को स्टोर नहीं करता है। और ऑप्शन डी है, अलग अलग उपयोगकर्ता को प्रिंटिंग प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होती है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रत्येक उपयोगकर्ता के डेटा को अस्थायी रूप से जो है वो संग्रहित कर लेता है। देन उसके बाद जो है वो जैसे जैसे जो है वो प्रोसेस होती जाती हैं और उनको आगे बढ़ाता जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को किन शर्तों का और अनुबंधों से सहमत होना चाहिए। भाई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मस्ट एग्री टू विच टर्म और एग्रीमेंट, ठीक है, सिस्टम का, लाइसेंस का, कम्युनिटी का या प्रोग्रामर का। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है तो एक कुछ लाइसेंस रहते हैं और कुछ जो है वो पायरेट रहते हैं, यानी वैसे ही जो है बिना लाइसेंस के जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता को जो लाइसेंस है उनकी शर्तों का है उससे सहमत होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी ऑप्शन। एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इक्वल टू से साइन से जो है वो फॉर्मूला शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवांछित दोहराए वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल को किस रूप में जाना जाता है। आपके पास अनसॉलिसिटेड बल्क में ईमेल आते हैं बहुत सारे, तो उनको आप क्या कहोगे, उनको आप किस नाम से जानोगे, स्पैम के, ट्रेस के, डिलीवर के या कुरियर के। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा स्पैम। ठीक है, अनवांटेड आपके पास ईमेल आते जा रहे हैं तो वो हमें स्पैम कहते हैं उनको। ट्रेस देखिए ईमेल से वैसे तो मैं आपको पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ कि ईमेल के बारे में जो है वो जानकारी होना ज़रूरी है। ईमेल, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो पहली बात तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल का जो आविष्कार है ना, तो वो किसके द्वारा किया गया था। तो आविष्कारक कौन था, आविष्कारक तो वी ए शिवा याद रखिएगा। ठीक है, वी ए शिवा जो थे इनके ईमेल के जो है वो आविष्कारक कहा जाए। अब इसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर आपसे सिंटैक्स ही आपसे दे दिया जाए कि सिंटैक्स क्या होता है ईमेल का, तो ईमेल में जो पहला जो टर्म रहता है एट द रेट से पहले, वो क्या रहता है, यूजर नेम रहता है। यूजर नेम रहेगा, फिर उसके बाद एट द रेट रहेगा और फिर उसके बाद डोमेन नेम रहता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब उसमें ईमेल में देखिए आपको कंपोज ऑप्शन मिलता होगा एक। ठीक है, कंपोज कहाँ पर काम आता है, कंपोज यह है ईमेल को लिखने में काम आता है। जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं तो इसके लिए यूज होता है, कंपोज हो गया। ठीक है, और एक होता है इनबॉक्स, इसमें जो सेंड आए हुए ईमेल रहते हैं वह हमें, तो ईमेल अगर हमें प्राप्त करना रहता है तो हमें इसी में देखने को मिलते हैं, ईमेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ईमेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनबॉक्स हो गया। और ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में जैसे कि आपने कोई ईमेल लिखा लेकिन आपने सेंड नहीं किया है, ठीक है ना, लिख लिया है लेकिन आपने सेंड नहीं किया है, तो वो कहाँ पर सेव होगा, वो ड्राफ्ट में सेव होगा। यानी लिख लिया है बट सेंड नहीं किया, सेंड नहीं किया तो ड्राफ्ट में सेव होगा। ठीक है, एक होता है आउटबॉक्स, आउटबॉक्स रहता है। आउटबॉक्स में क्या रहता है, इसमें भी जो ड्राफ्ट वाला है उसमें भी सेम चीज़ रहती है, बस दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे कि आपने ईमेल तो लिख लिया, अब आप सेंड कर रहे हो
और नेटवर्क एरर की वजह से जो है वो सेंड नहीं हुआ है, तो वो आउट बॉक्स में जो है वो सेव हो जाएगा। तो नेटवर्क एरर है ना, नेटवर्क एरर की वजह से सेंड नहीं हुआ ईमेल। ओके, तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस एक हमारा रिसाइकल्स जो रहती है कंप्यूटर में उसी की तरह काम करता है। जैसे आप कोई ईमेल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर सेव होगा, ट्रेस में होगा, और वो 30 दिन तक जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो पूछ लिया जाता है कि ईमेल ट्रेस में कितने दिन तक रहता है, तो 30 दिन तक रहता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इसे एक साइबर खतरा नहीं माना जा सकता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि साइबर खतरा नहीं है। एक तरीके से मालवेयर, रैनसमवेयर, स्पैम या एडवर्टाइजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट कोई खतरा नहीं होता है, वो तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। स्पैम हो गया, ईमेल वगैरह, कोई वायरस भेज सकता है, कुछ भी चीज़ें, रैनसमवेयर हो गया, मेलवेयर हो गया, ये जो है वो हमारे साइबर थ्रेट के लिए जो है वो खतरनाक रहते हैं। साइबर थ्रेट होते हैं एक तरीके से, ये मालवेयर एंड स्पैम, ठीक है, साइबर थ्रेट रहते हैं। बाकी आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न जो आपके ग्रुप 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग लाइक ज़रूर कर लिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो है वो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।